सिद्धार्थ स्कूल से निकला ही होता है कि तभी उसके पास उसके दोस्त गौतम का कॉल आता है। हेलो सिड, कैसा है भाई? कहाँ गायब है आजकल? आजा मिलते हैं अपने अड्डे पर। लेकिन सिद्धार्थ उसे मना करते हुए जाता है। नहीं भाई मेरा मूड नहीं है, फिर कभी मिलते हैं। पर गौतम सिद्धार्थ को फोर्स करते हुए कहता है, सिड आ जाना भाई, कुछ जरूरी काम है, हम वहीं तेरा इंतजार कर रहे हैं, देर मत करियो। और इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ बोल पाता, गौतम फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ कैफे के सामने पहुंचता ही है कि तभी उसे एक आवाज आती है। हेलो सिड। वो आवाज सुनकर सिद्धार्थ पीछे मुड़कर देखता है तो वहां आशी खड़ी होती है। कैसे हो तुम? ओह हाय आशी, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। तभी सिद्धार्थ को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर आशी बोली, लगता है तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में हो गया है। सिड मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, कम से कम अब तुम एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हो। हाँ वो मैं सिद्धार्थ कह ही रहा होता है कि तभी उसे कोई पुकारता है। अरे सिड। वो आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने उस तरफ देखा जहां से वो आवाज आई होती है। उस ओर देखते ही उसे कैफे की तरफ आते हुए दो लड़के दिखाई देते हैं। उनमें से एक लड़का करीब 6 फुट लंबा है और वो सिद्धार्थ की तरफ देखकर अपना हाथ हवा में हिला रहा है और उसे देखते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जिस लड़के ने सिद्धार्थ को पुकारा है उसका नाम गौतम है और उसके साथ चिराग खड़ा है। वो तीनों बचपन से ही एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। सिद्धार्थ और गौतम एक ही क्लास में पढ़ते थे, जबकि चिराग उनके क्लास के दूसरे सेक्शन में पढ़ता था। जब से सिद्धार्थ दिल्ली में आया है तब से उन तीनों ने हर चीज एक साथ की है। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं और दिखने में वो तीनों काफी हैंडसम और लंबे चौड़े हैं। चिराग सीधा सिद्धार्थ के पास आया और धीरे से उसके कंधे पर मारते हुए कहा, और भाई सेठ क्या हाल चाल? मैंने सुना है कि उस गंजे वर्मा ने तुझे स्कूल से निकाल दिया। ये सुनकर सिद्धार्थ ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। सिद्धार्थ का उतरा चेहरा देखकर चिराग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने कहा, वो कमीना गंजा बुढ़ा, अब तुम कॉलेज में एडमिशन कैसे लोगे? तुम्हारे अच्छे मार्क्स आना बेहद जरूरी है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सिद्धार्थ को अपने दोस्त के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है, मगर सिद्धार्थ इन सब चीजों के बारे में सोचकर बिल्कुल भी परेशान नहीं है। तुम लोगों को किसी भी चीज के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं ज्योति विद्या पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर वो दोनों हैरान हो गए, मगर जल्द ही उनकी ये हैरानी सुकून में बदल गई। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिद्धार्थ कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि उसकी पढ़ाई पूरी होगी और वो आखिर में कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। इसीलिए इस वक्त उन दोनों के लिए इससे बड़ी गुड न्यूज और कोई नहीं हो सकती। तभी गौतम ने एक चैन की सांस लेते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है यार सिड, मुझे पूरा यकीन है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब बस तू अपने नए स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना, हम भी उस गंजे वर्मा को बता देंगे कि हम लोग कौन हैं। आज के बाद वो तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। चलो अभी ये सब छोड़ो और चलो अंदर चलकर कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चिराग की बात सुनकर सभी कैफे में चले गए, लेकिन वो लोग अभी अंदर घुसे भी नहीं होते कि तभी उनकी नजर आशी पे पड़ती है, जो अपने हाथ में कुछ पेपर लिए वहीं खड़ी होती है। ये देखकर गौतम और चिराग ने मुस्कुराकर उसे हेलो बोला। तभी आशी ने अपने पेपर्स को संभालते हुए कहा, अच्छा चिराग और गौतम, क्या तुम दोनों इन पेपर्स को रिव्यू करने में मेरी मदद कर सकते हो? पेपर्स में है क्या? घूरते हुए पूछा। वो दरअसल कुछ मॉक टेस्ट हैं जो मुझे सर ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिन्हें मैं अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ, आशी ने जवाब दिया। तभी सिद्धार्थ ने आशी के हाथ में पकड़े हुए पेपर्स की तरफ देखकर कहा, आशी क्या तुम मुझे इन पेपर्स की कुछ कॉपी दे सकती हो? उनकी बात सुनकर आशी थोड़ा सा चौंक गई और उसके सुंदर से चेहरे पर वो हैरानी साफ दिखाई दे रही है। उसे समझ नहीं आया कि आखिर सिद्धार्थ को ये पेपर क्यों रिव्यू करने हैं। वो बेशक सब लोगों की बहुत मदद करता है, मगर उसे तो पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लोग वहां पर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं कि तभी आशी और सिद्धार्थ को अपने बाकी दोनों दोस्तों से थोड़ा अलग हटकर खड़े होकर उन पेपर्स को डिस्कस करने में लगे हैं।
लेकिन जब वो अपने पेपर्स डिस्कस करके कैफे में जाने लगे तो सिद्धार्थ ने देखा कि राज और रुचि उसी तरफ आ रहे हैं। रुचि ने हमेशा की तरह अपने नॉर्मल सी स्कूल यूनिफॉर्म को काफी फैशनेबल बनाया हुआ है और राज का एक हाथ उसकी कमर पर है। राज और रुचि दोनों जैसे ही थोड़ा आगे आए और उन्होंने सिद्धार्थ को देखा तो उनके कदम उसी जगह रुक गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने सच में सिद्धार्थ खड़ा है। उसे देखकर रुचि की आंखें खुली की खुली रह गई और राज ने अपने सनग्लासेस उतार दिए। उन दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर सिद्धार्थ सही सलामत उनकी आंखों के सामने कैसे खड़ा है। उन्होंने तो उसे जान से मारकर तालाब में फेंकवा दिया था, तो फिर आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। सिद्धार्थ को जिंदा सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखकर रुचि ने तुरंत धीमी आवाज में राज से पूछा, तुम तो कह रहे थे कि ये मर गया है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी मैंने ये बोला राज उसकी बात का जवाब देना चाहता है मगर उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने और उसके आदमियों ने भी अच्छे से सिद्धार्थ को चेक करने के बाद ही तालाब में फेंका था। ये उसके लिए भी बेहद चौंका देने वाली बात थी। कितना गया और तारीख। वो धीमे कदमों से सिद्धार्थ के पास गया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया होता। वो अब भी मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा है, जैसे वो उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ क्या कर रहा है? राज ने सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे देखते हुए पूछा। जो तुम लोग यहाँ करने आए हो, कुछ खाने पीने? सिद्धार्थ ने आराम से जवाब दिया। साले, राज उससे कुछ कहना चाहता है मगर आशी और आसपास और लोगों को देखकर उसने धीमी आवाज में सिद्धार्थ से कहा, तू अच्छे से जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे चुपचाप बता दे कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। देख, जो हो गया सो हो गया, अब तू भी उसे भूल जा और मैं भी उसे भूल जाता हूँ। तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैंने किसी से तेरी कंप्लेंट नहीं की, नहीं तो तू भी जानता है कि तेरा क्या हश्र होता। सिद्धार्थ ने धमकी भरी आवाज में राज से कहा। राज को सिद्धार्थ का यह एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। वो अभी के अभी उसकी जान ले लेना चाहता है, मगर वो इस बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर सिद्धार्थ सही सलामत कैसे है। क्या वो मरकर दोबारा जिंदा हो गया या फिर वो मरा ही नहीं था। तभी आशी ने धीरे से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उससे पूछा, ये सब क्या हो रहा है सिद्धार्थ? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? आशी हमेशा से जानती थी कि रुचि सिद्धार्थ के लिए ठीक नहीं है, मगर उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा। ओ, ये तुम्हारा नया शिकार? रुचि ने आशी की तरफ देखकर कहा। तुम इससे दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये लड़का किसी काम का नहीं है, पढ़ाई हो या फिर कुछ और, ये हर चीज में जीरो है, जीरो। तुम दिखने में अच्छी हो और पढ़ाई में भी ठीक ठाक हो, तुम्हें तो इस जैसे लड़के से बात भी नहीं करनी चाहिए। आशी को रुचि की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने आराम से जवाब दिया, रुचि, मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतनी समझ है कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं, तो बेहतर होगा कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मुझे किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक से राज जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा भी अच्छा है यार, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे। तुम थकते नहीं हो क्या इस तरह से लड़कियां बदलते हुए? या फिर इस लड़की के अंदर कुछ ऐसा खास है जो इसे देखते ही तुम लट्टू हो गए? अगर ऐसा है तो हमें भी इसे अच्छे से देखने दो। लेकिन राज की बात सुनकर सिद्धार्थ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने तुरंत आगे बढ़कर राज का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई आशी के बारे में कुछ भी कहने की? सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो राज की जान ही ले लेगा। राज अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर इस बार सिद्धार्थ की पकड़ बेहद मजबूत है और वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा सिद्धार्थ। राज ने गुस्से में सिद्धार्थ को धमकी देते हुए कहा। वहीं आशी
रुचि भी ये सब देखकर काफी घबरा गई। उसने तुरंत सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, नहीं सिद्धार्थ, ये सब मत करो, चलो यहाँ से। आशी की बात मानकर सिद्धार्थ ने राज को छोड़ दिया और उसके साथ चला गया। वहीं दूसरी तरफ राज अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा होता। उसने तुरंत अपने जेब से फोन निकाला और कहा, अभी के अभी रिंग रोड के पास वाले कैफे पर आ जाओ, और हाँ, उन सबको भी अपने साथ लेते आना। इतना कहकर राज ने गुस्से में फोन काट दिया। तभी रुचि ने राज की तरफ घबरा कर देखते हुए पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है राज? मैं सिद्धार्थ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार तो ये बच गया था, मगर इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। अब की बार ये नाली का कीड़ा मुझसे बचकर नहीं जाएगा। रुचि ने घबराते हुए कहा, लेकिन राज, अगर इसने अपना मुंह खोल दिया? नहीं राज, अगर इसने किसी को भी सब कुछ बता दिया तो? लेकिन ये सुनकर राज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, राज अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। ये अब कल का सूरज नहीं देख पाएगा। शाम का वक्त है और रात का अंधेरा शाम को अपने अंदर समेटे जा रहा है। गली चौराहे पर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं, तो कहीं दूर से किसी के घर से न्यूज बुलेटिन की आवाज आ रही है। इन आवाजों के साथ आ रही है तो सिद्धार्थ को अपने कदमों की आहट जो घर की तरफ चले जा रहे हैं। लेकिन तभी सिद्धार्थ को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। सिद्धार्थ फिर से मुड़कर घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन सिद्धार्थ को उसके पीछे से आ रही कदमों की आहट अब तेज आवाज में सुनाई दे रही है। तभी सिद्धार्थ रुक जाता है और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने लगता है, लेकिन इस बार भी वहां कोई नहीं होता। सिद्धार्थ एक राहत की सांस लेता है और घर की तरफ जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी उसके सिर पर कोई लोहे की रॉड से वार कर देता है और सिद्धार्थ को बस हल्का सा दर्द होता है। लेकिन जब वो उस गुंडे की तरफ देखता है जिसने उसे वो लोहे की रॉड मारी है, तो सिद्धार्थ को उस गुंडे की आंखें हैरानी से बड़ी नजर आती है। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? तो किसने करवाया है सिद्धार्थ पर ये हमला, राज ने या रॉकी ने? क्या इस बार राज सिद्धार्थ को मारने में कामयाब हो पाएगा या फिर वो होगा अपने ही जाल का शिकार? आखिर कैसे सिद्धार्थ को उस लोहे की रॉड पड़ने का कोई असर नहीं हुआ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो गुंडा सिद्धार्थ को हैरानी से देख रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि कैसे एक लोहे की रॉड से इतनी जोर से वार करने के बाद भी सिद्धार्थ उसके सामने सही सलामत खड़ा है। तभी वो गुंडा उस लोहे की रॉड की तरफ देखता है जो उसने पकड़ रखी होती है। वो रॉड बुरी तरह से मुड़ चुकी है। वहीं सिद्धार्थ भी कुछ नहीं समझ पाता। वो भी उस रॉड को देखकर हैरान है। फिर वो अपने सिर पर हाथ रखकर देखता है कि उसे खून तो नहीं आया, लेकिन उसे खून की जगह हल्का सा दर्द महसूस होता है। तभी वो उस गुंडे को देखकर कहता है, तूने ही उस दिन मुझे जान से मारने की कोशिश की थी ना? रुक तू। ये वही गुंडा है जिसने सिद्धार्थ की सांसें चेक करके उसे अपने एक साथी के साथ तालाब के अंदर फेंक दिया था। सिद्धार्थ को अपनी तरफ बढ़ता देख वो गुंडा वहां से भागने लगता है कि तभी सिद्धार्थ ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसकी पीठ पर जोर का धक्का दिया, जिससे वो गुंडा भागते भागते लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके घुटने छिल जाते हैं और वो वहीं लेटे लेटे करहाने लगता है कि तभी सिद्धार्थ उसके पास आता है और उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आज पीछे हटने वालों में से नहीं है। तू मुझे मारेगा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओह, ऐसा क्या? ये आवाज सुनते ही सिद्धार्थ ने अपना चेहरा पीछे घुमाकर देखा तो वहां पर लगभग 4-5 लोग खड़े होते हैं। इस अकेले से तो तुम बच गए, लेकिन क्या तुम हम लोगों से भी बच पाओगे? इतना कहते ही वो सब एक साथ सिद्धार्थ पर टूट पड़े और उन्होंने सिद्धार्थ को चारों तरफ से घेर लिया। बहुत देर तक सिद्धार्थ अंदर ही अंदर उनसे जूझने की कोशिश करता रहा, लेकिन इतने सारे लोगों से अकेला लड़ना उसके लिए आसान बात नहीं थी। तभी अचानक से सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली और अपनी सारी ताकत लगाते हुए उन सब लोगों को दूर धकेल दिया।
वो सारे गुंडे हवा में लहराते हुए इधर उधर जा गिरे। फिर वे सभी करहाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखने लगे। तभी एक गुंडे ने दूसरे से पूछा, भाई इसे क्या हो गया है? उस दिन तो ये किसी भीगी बिल्ली की तरह पड़ा था और आज इसमें इतनी जान कहां से आ गई? ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे भी करके हमें आज इसे खत्म करना ही होगा, नहीं तो बॉस हमारी जान ले लेंगे। और फिर उन सब लोगों ने एक एक करके सिद्धार्थ के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तभी ये गुंडे ने अपने हाथ में पकड़ी एक बड़ी सी कुल्हाड़ी को घुमाते हुए सिद्धार्थ की तरफ फेंक दिया। वहीं सिद्धार्थ अपनी जगह पर खड़ा होता है कि तभी उसे कुल्हाड़ी के करीब आते ही वो अचानक से उस कुल्हाड़ी को बड़ी ही फुर्ती से अपने सीधे हाथ से पकड़ लेता है। ये देखते ही वो गुंडा एकदम चौंक गया और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो गुंडा वहां से भागने लगा, लेकिन उसे भागता देख सिद्धार्थ ने वो कुल्हाड़ी उसकी तरफ फेंक दी और वो गुंडा उस कुल्हाड़ी को अपने पास आता देख और तेजी से भागने लगा। लेकिन तभी वो कुल्हाड़ी सीधे सामने बनी दीवार पर जा लगी और उस कुल्हाड़ी को देखते देखते वो गुंडा भी सड़क पर लगे खंबे से जा टकराया और उसके तोते उड़ गए। तभी एक और गुंडा सिद्धार्थ को मारने के लिए आगे आया तो सिद्धार्थ ने एक मुक्का हवा में मार दिया, जिससे वो गुंडा आगे आते आते हवा में उड़ गया। ये सब देखकर सिद्धार्थ हैरान है, लेकिन एक गुंडा सिद्धार्थ को पीछे से आकर पकड़ लेता है। ये देख सिद्धार्थ पीछे मुड़ता है और उस गुंडे के दोनों हाथों से खुद को छुड़ाकर उस गुंडे के हाथ उसकी पैंट में फंसा देता है। वहीं बाकी सब लोग ये सब देखकर हैरान हैं, मगर फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर सिद्धार्थ पर हमला करना शुरू कर दिया। कोई रॉड से हमला कर रहा है तो कोई लोहे की चेन से। तभी किसी गुंडे ने अपने हाथ पकड़ मोटी लोहे की चेन को घुमाया और उसे सिद्धार्थ की तरफ फेंक दिया, लेकिन सिद्धार्थ को वो चेन धीरे धीरे स्लो मोशन में आती हुई दिखाई दे रही है। उसे धीरे धीरे आती चेन को अपने करीब आता देख सिद्धार्थ भी बड़े ही आराम से उसके सामने से हट गया। फिर वो उस चेन को हवा में ही आराम से पकड़ लेता है और वो उसी चेन को घुमाकर वापस उस गुंडे की तरफ फेंक देता है, जिससे उस गुंडे की गर्दन उस चेन में फंस जाती है। कुछ ही देर में वो सब लोग चारों खाने चित होकर नीचे जमीन पर पड़े हैं और सिद्धार्थ अभी भी पहले की तरह खड़ा है और आराम से अपने कपड़े झाड़ रहा है। कोई दीवार सहारे पड़ा है तो कोई पेड़ के नीचे, कोई अपना सिर पकड़े हुए करहा रहा है तो कोई अपना हाथ। भाई बॉस ने ये तो नहीं बताया था कि ये एक दिन में सलमान खान बन गया है। मैं तो यहाँ से बचकर भाग रहा हूँ। अरे तुम लोग भी यहाँ से भागो, नहीं तो ये हम सबकी जान ले लेगा। ये कहते हुए वो गुंडा वहां से भागने लगा और उसके पीछे पीछे बाकी सब लोग भी भाग गए। उन गुंडों ने तुरंत थोड़ा दूर जाकर रॉकी को कॉल किया और घबराते हुए कहा, बॉस वो लड़का फिर बच गया, पता नहीं कैसे, लेकिन उसने हमारे सारे आदमियों को मार गिराया, 2 की तो हड्डियां भी टूट गई। उस गुंडे की बात सुनकर रॉकी का पारा हाई हो गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बीच ली और चिल्लाते हुए कहा, सबके सब निकम्मे हो, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। इतना कहकर रॉकी ने अपना फोन जमीन पे दे मारा। फिर वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और उसके बाद अपनी शर्ट ठीक करके वापस अपने घर की तरफ चल दिया। ये अचानक से मुझ में क्या चीजें आ गई है? कैसे वो रॉड मुड़ गई? कैसे? फिर हैरान परेशान सिद्धार्थ ने अपने हाथों की तरफ देखा। ये सब मैंने कैसे किया? मुझे एक खरोंच तक नहीं आई, कैसे? कुछ देर बाद सिद्धार्थ घर पहुंचता है और चुपचाप अपने कमरे में चले जाता है। जाकर वो खुद को शीशे में देखता है और उसे दिखाई देता है वो नाजुक कमजोर सिद्धार्थ नहीं, बल्कि पहले से मजबूत सिद्धार्थ खड़ा है। पर सिद्धार्थ के मन एक सवाल का जस बना हुआ है, कैसे? थोड़ी देर में फ्रेश होने के बाद सिद्धार्थ ने सबसे पहले वो टेस्ट पेपर खोलकर देखे जो आशी ने उसे दिए थे। जब सिद्धार्थ के पेरेंट्स ने ये सब देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून झलक आया। आप
बाबू इतनी मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई करत है, चलो बढ़िया है। स्कूल से निकाले जाने से ये लड़का के अंदर कुछ सुधार तो आवा। सिद्धार्थ की माँ सुनीता इस वक्त अपने बेटे के लिए बेहद खुश है। तभी बसंत ने उनकी बात सुनते हुए कहा, ये देखा कैसन गल हुए जा रही है अपना लड़का को देखकर। अरे गुड़िया की माँ, ये सब इसका 2 दिन का नाटक है। अगर ई बार इसने कुछ गड़बड़ की तो हम इसकी हड्डी पसली तोड़ दे। बड़ी मिन्नतों से दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया है, वरना पढ़े होते बेकार। उसकी बात सुनीता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने थोड़ा चिढ़कर कहा, गुड़िया के पापा, बाबू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तुमको तो उसके अंदर कमी ही दिखाई देगी। अब हमार बिटवा इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है तो इसे मन लगाकर पढ़े दीजिए। अरे तो हम कौन सा ऊके हाथ बांध दिए हैं, हम भी तो मेहनत ही करत हैं एक ही पढ़ाई के लिए। अगर वो यही तरह से पढ़त रहे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। और हमका मालूम है कि ये कम से कम किसी आसपास के कॉलेज में तो एडमिशन ले ही लेगा। हाँ, लेकिन अगर ये अपना स्कूल भी पास नहीं कर पाए तो हम ई का अपने साथ लगा ले। बसंत भी सिद्धार्थ को इस तरह से पढ़ते हुए देखकर थोड़ा खुश है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कब तक इसी तरह से पढ़ता रहेगा। अच्छे से पढ़ने के लिए सिद्धार्थ के पास सिर्फ कुछ ही महीने का समय है। सिद्धार्थ के दोस्तों से लेकर उसके घर वालों पर किसी को भी नहीं पता था कि अब उसके पास कुछ बदलाव आ गए हैं, इसलिए उनका सिद्धार्थ को लेकर परेशान होना आम बात है। तभी श्वेता अपने हाथ में चाय का एक कप लेकर सिद्धार्थ के पास गई और बोली, अब तुम्हें दूसरा मौका मिला है तो अपनी पूरी कोशिश करना, समझे सिद्धू बिद्दू। इस सब के बाद सिद्धार्थ देर रात तक पढ़ाई करता रहा, जैसे वो अब अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके ही रहेगा। और पढ़ाई करते करते कब उसकी आंखें लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह गौतम और चिराग सिद्धार्थ के घर उसके साथ स्कूल तक जाने के लिए आ गए। सब कुछ पहले की तरह लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि सिद्धार्थ अब उनके साथ उनके स्कूल में नहीं पढ़ता। वो तीनों ज्योति विद्या पब्लिक स्कूल के गेट पर अलग अलग हो गए और सिद्धार्थ अकेले स्कूल के अंदर चला गया। वो सीधा अपनी क्लासरूम में गया और अंदर जाकर उसने देखा कि आज बहुत कम बच्चे क्लास में आए हुए हैं। कुछ बच्चे अपने डेस्क पर बैठकर पढ़ रहे हैं, जबकि आधे से ज्यादा कुछ खा रहे हैं तो कुछ आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से कुछ अपने फोन में लगे हुए हैं। सिद्धार्थ चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगा। उसने अपने नोट्स निकाले और एक एक करके सब कुछ अच्छे से याद करने लगा। पूरी क्लास में जहां बच्चे पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहे हैं, वहां पर उसका इतना मन लगाकर पढ़ाई करना अलग ही दिखाई दे रहा है। जैसे ही क्लास शुरू होने की बेल बजी, तभी गुप्ता सर क्लास की तरफ आने लगे। वो उनके क्लास टीचर हैं और उनके हाथ में काफी सारे पेपर्स हैं। तभी कोई बच्चा चिल्लाया, अरे कुत्ता आया, कुत्ता आया। उस बच्चे की आवाज सुनकर एक लड़के ने मुंह बनाते हुए कहा, अबे यार, अब ये कुत्ता बहुत पकाएगा। इतने में गुप्ता सर क्लास में आए और टीचर्स टेबल पर वो पेपर्स रखते हुए बोले, चलो बच्चों शांति से बैठ जाओ, आज तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट होने वाला है। ये सुनकर सारे बच्चों का मुंह उतर गया। अरे यार, सारा मूड खराब कर दिया। ये गुप्ता भी ना चिरांद है एकदम। एक लड़का धीरे से बोला, ओए मोहित सुनना, चल निकलते हैं इधर से। फिर जैसे ही मिस्टर गुप्ता ब्लैक बोर्ड पर डेट लिखने के लिए मुड़ते हैं, कुछ बच्चे चुपचाप पीछे वाले गेट से तो कुछ खिड़की से ही कूदकर क्लासरूम से बाहर भाग जाते हैं। वहीं सिद्धार्थ उन सभी को देख रहा है और कैसे उन बच्चों को किसी की फिक्र नहीं है, कैसे एक टेस्ट के नाम पर उनकी हवाइयां उड़ गई है। तभी मिस्टर गुप्ता क्लास की तरफ मुड़े तो कुछ बच्चों को बाहर जाता देख उन्होंने डांटते हुए कहा, ए कहाँ जा रहे हो, तुम बैठो। वो सर, मैं टॉयलेट जा रहा था। वो बच्चा बहाना बनाते हुए बोला, खूब अच्छे से समझता हूँ तुम्हारी चालाकियां। टेस्ट का नाम लिया नहीं कि इनका सूसू निकल आता है। बैठो चुपचाप से अपनी सीट पर, टेस्ट के बाद चले जाना। गुप्ता सर ने उस बच्चे को डांटकर बैठने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद उन्होंने सबके टेस्ट पेपर बांटने शुरू किए। तभी बच्चों के बीच शोर बेहद बढ़ गया। सभी लोग शिकायत करने लगे कि किसी का भी टेस्ट देने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे यार, अभी तो एग्जाम में 6 महीने बाकी हैं, तो फिर अभी ये टेस्ट क्यों लिए जा रहे हैं? अभी मेरा गेम भी खत्म नहीं हुआ था।
वहीं अपने क्लास के बाकी बच्चों से पूरी तरह अलग सिद्धार्थ काफी ज्यादा एक्साइटेड है। उसने पिछले कुछ दिनों में अपने आप को एग्जाम के लिए काफी अच्छे से तैयार कर लिया है और अब आखिरकार उसके पास मौका है कि वो अपनी तैयारी को और भी निखार सके। सिद्धार्थ किसी भी टेस्ट में अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो एक क्लास टेस्ट ही क्यों ना हो। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, सिद्धार्थ बहुत ध्यान से अपना टेस्ट पेपर करने लगा। वो अपना सारा ध्यान हर एक क्वेश्चन पर लगा रहा है ताकि उससे कोई सवाल छूट न जाए। उसने नोटिस भी नहीं किया कि समय बीतता जा रहा है। जैसे ही उसने अपना आखिरी सवाल किया, तभी टेस्ट खत्म होने की बेल बज गई। फिर मिस्टर गुप्ता ने सारे टेस्ट पेपर इकट्ठा किए और क्लासरूम से जाने लगे। वहीं सिद्धार्थ उन्हें क्लासरूम से बाहर जाते हुए देखने लगा। उसे जल्दी से जल्दी बस रिजल्ट देखना है कि कब मिस्टर गुप्ता पेपर चेक करेंगे और कब उसे मार्क्स जानने मिलेंगे। मगर गुप्ता सर ने स्टाफ रूम में जाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। गुप्ता सर इंग्लिश पढ़ाते हैं और स्कूल में इंग्लिश को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। उन स्टूडेंट्स के तो इंग्लिश की क्लास में सर के ऊपर से एरोप्लेन उड़ जाते हैं। उन बच्चों का इंग्लिश में हाथ इतना तंग है कि उस स्कूल के टॉपर तक के 60 से ज्यादा नंबर नहीं आते, तो बाकियों का तो भगवान ही मालिक है। वहीं स्टाफ रूम के अंदर गुप्ता सर धीरे से खुद से ही बड़बड़ा रहे हैं। अगर इन बच्चों के नंबर इसी तरह से रहे तो ये किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे ले पाएंगे। इनके तो बोर्ड एग्जाम्स पास करने के भी लक्षण नहीं लग रहे हैं। स्कूल खत्म होने से पहले ही गुप्ता सर ने लगभग आधी क्लास के टेस्ट पेपर चेक कर लिए हैं। अब तक उन्होंने जितने भी टेस्ट पेपर चेक किए हैं वो उन्हीं बच्चों के हैं जो हमेशा से इंग्लिश में ठीक ठाक नंबर लाते हैं। मगर इसके बावजूद भी अभी तक के हाईएस्ट मार्क्स सिर्फ 40 ही हैं, और वो भी इस तरह के मामूली टेस्ट में। ये देखकर गुप्ता सर आग बबूला हो गए। ये नालायक मेरा नाम डुबो कर रहेंगे। कुछ को छोड़कर बाकी सारे नकारे हैं। तभी पेपर चेक करते हुए गुप्ता सर की आंखें बड़ी हो गई, जैसे पता नहीं उन्होंने उस पेपर में क्या देख लिया। ये कौन सा स्टूडेंट है? गुप्ता सर ने उस पेपर का पन्ना पलटकर पेपर पर लिखा नाम देखा तो उनके चेहरे की वो हैरानी अचानक से शक में बदल गई। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? तू मेरा हीरो नंबर 0, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राउंड के लिए पहुंचे, तभी गुप्ता सर ने उन्हें आवाज देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। सर आपसे कुछ बात करनी थी, उस नए स्टूडेंट सिद्धार्थ को लेकर। यस, व्हाई हैपन, व्हाट ही डू? गुप्ता सर कुछ देर तक अपनी आंखें मलते रहे। उसके बाद उन्होंने एक टेस्ट पेपर वीरेंद्र सर को देते हुए कहा, ये कल मैंने क्लास में इंग्लिश का सरप्राइज टेस्ट लिया था, उसी का पेपर है, देखिए इसे एक बार। आई एम सरप्राइज्ड कि इसने इतने सवाल कैसे सही कर लिए। वहीं स्टाफ रूम की दूसरी तरफ बैठे फिजिक्स टीचर तुरंत उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रिंसिपल वीरेंद्र सर और गुप्ता सर की बातें सुन ली थी और वो तुरंत एक्साइटेड होकर उनके पास आए और कहा, मैं भी इस लड़के सिद्धार्थ को अच्छे से जानता हूँ। वो मेरे टेस्ट में 100 में से 79 नंबर लाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे ज्योति विद्या पब्लिक स्कूल में टीचर्स के लिए ऐसा दिन भी आएगा जब हम किसी ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे होंगे। ऐसा लगता है कि ये बच्चा साइंस में काफी अच्छा है। प्रिंसिपल वीरेंद्र सर ने गुप्ता सर का दिया हुआ टेस्ट पेपर लिया। अगर बाकी दोनों टीचर्स की कही हुई बात सच है तो इसका मतलब ये कि सिद्धार्थ उनके पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा होनहार स्टूडेंट है। तभी अचानक से उनके दिमाग में एक ख्याल आया। वो किसी भी टीचर को बिना कोई जवाब दिए तुरंत वहां से निकल गए। हिंदी टीचर को देखते ही वो तुरंत उनके पास पहुंच गया और उन्हें रोकते हुए कहा, टीना मैम, हाउ योर टेस्ट पेपर गोइंग? उन्हें देखते ही टीना मैम का चेहरा खिल गया और अचानक से वीरेंद्र सर समझ गए कि वो आगे क्या कहने वाली है। नमस्कार प्रधानाचार्य सर, वो अब मेरे परीक्षा पत्र काफी अच्छे जा रहे हैं और इसका सारा श्रेय उस नए विद्यार्थी को जाता है। क्या नाम है उसका? हाँ, सिद्धार्थ। वो हिंदी में बहुत अच्छा है, परंतु फिर भी मैंने उसे कम ही अंक दिए हैं। मुझे लगा कि कहीं अगर मैंने उसे पूरे अंक दे दिए तो कहीं उसके अंदर घमंड ना आ जाए। फिर उन्होंने अपने हाथ में पकड़े कुछ पेपर्स में से सिद्धार्थ का टेस्ट पेपर निकाला और वीरेंद्र सर को दिखाया। मुझे पता था। तभी हॉल पर दूसरी तरफ से मैथ के टीचर ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि ये बच्चा पढ़ने में काफी अच्छा है।
उसने मेरे सब्जेक्ट में भी कल 95 नंबर स्कोर किए हैं, जो शायद मैंने ज्योति विद्या पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के दौरान पहले कभी नहीं देखे। उनके हाथ में भी सिद्धार्थ का टेस्ट पेपर है। वीरेंद्र सर अपने हाथ में पकड़े हुए उन टेस्ट पेपर को देख रहे हैं और हैरानी से उनकी आंखें बहुत बड़ी हो चुकी हैं। सिद्धार्थ ने अपने टेस्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है और उसके स्कूल के सारे टीचर इस बात को लेकर हैरान हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह अजूबा उनके स्कूल में हुआ तो हुआ कैसे। जितना सिद्धार्थ ने स्कोर किया है उस हिसाब से तो वो बहुत आसानी से बोर्ड एग्जाम टॉप कर सकता है। ज्योति विद्या स्कूल की आज तक की हिस्ट्री में कभी कोई स्टूडेंट इतना होनहार और अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब कैसे हो गया, वो भी उस स्टूडेंट से जिसके पास होने जितने नंबर भी आना पहाड़ होता है। वीरेंद्र सर बेवकूफ नहीं है, उन्हें सिद्धार्थ के रिकॉर्ड के बारे में अच्छे से पता है। उन्हें पता है कि सिद्धार्थ के पुराने स्कूल में वो कभी एवरेज से ऊपर मार्क्स नहीं ला पाया। दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में वो बहुत मुश्किल से पास हो पाता था, तो फिर यहाँ आते ही उसके मार्क्स इतने अच्छे कैसे हो गए। इन सब बातों का एक ही मतलब हो सकता है और वो ये कि सिद्धार्थ ने क्लास टेस्ट में चीटिंग की है। वीरेंद्र ने अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, इन सब बातों का एक ही मतलब हो सकता है और वो ये कि सिद्धार्थ ने क्लास टेस्ट में चीटिंग की है। वीरेंद्र ने अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, हाँ यही बात हो सकती है। इस समय वीरेंद्र सर के दिमाग में काफी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। वीरेंद्र सर कुछ देर तक वहीं पर खड़े हैं और कुछ सोचते हुए आखिर में उन्होंने एक फैसला लिया। उन्हें यही ठीक लगा कि सिद्धार्थ को उसकी गलतियों के लिए कोई न कोई सजा तो मिलनी ही चाहिए और इसीलिए फर्स्ट पीरियड के बाद उन्होंने सिद्धार्थ को अपने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में अंदर आते हुए सिद्धार्थ पूरी तरह से शांत है। उसकी आंखों में वह सवाल नजर आ रहा है कि आखिर वीरेंद्र सर ने उसे ऑफिस में क्यों बुलाया है। उसे पता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं है। सिद्धार्थ को अंदर आते देखकर वीरेंद्र सर ने उसे अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने को कहा। वो आराम से चाय पी रहे हैं और वो सामने बैठे सिद्धार्थ को घूर रहे हैं। वीरेंद्र की आंखों में देखते हुए धीमी पर अपनी सख्त आवाज में पूछा, What do you think, सिद्धार्थ? How your test going? वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सिद्धार्थ को अपनी गलती अब समझ में आ जाए और वो खुद सामने से अपनी गलती मान ले। वीरेंद्र सर को उन स्टूडेंट से सख्त नफरत थी जो एग्जाम में चीटिंग करते हैं। सिद्धार्थ को उनका सवाल ठीक से समझ में नहीं आया और वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जी सर, क्या मतलब? उसे इस बात का तो अंदाजा था कि उसने क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, मगर अभी तक उसे रिजल्ट मिला नहीं है, तो आखिर वो इस बारे में पहले से कुछ कैसे कह सकता है। वीरेंद्र सर को लगा कि सिद्धार्थ कंफ्यूज होने की एक्टिंग कर रहा है और बस मासूम बनने का दिखावा कर रहा है। इसीलिए उन्होंने अपनी चाय का कप जोर से टेबल पर रखा और एक बार फिर कहा, I do not like student who lie on my face and cheating in my back. With cheating you take the admission university, but you going fail real life. सिद्धार्थ को अब समझ में आ रहा है कि आखिर वीरेंद्र सर उसे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें ये लग रहा है कि सिद्धार्थ ने चीटिंग की है, मगर तभी उसका ध्यान एक दूसरी बात पर गया। क्या सर को इसीलिए गलतफहमी हो रही है क्योंकि सिद्धार्थ ने सब लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर स्कोर किया है। ये सोचते ही सिद्धार्थ का मन खुशी से भर गया और एक्साइटमेंट के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने अपने चेहरे पर ये सारी चीजें नहीं आने दी क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी खुशी देखकर वीरेंद्र सर और भी ज्यादा नाराज ना हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन मैं आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने किसी टेस्ट में कोई चीटिंग नहीं की। वीरेंद्र सर ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, What you lying on my face now? How you receive 512 marks? You study or you make me fool? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद पढ़कर सारे टेस्ट दिए हैं, मैंने खुद मेहनत करके ये नंबर हासिल किए हैं। अगर आपको मुझ पर शक है तो आप अभी टेस्ट ले लीजिए। बेशक इस वक्त सिद्धार्थ की आवाज पूरी तरह से शांत है, मगर जैसे ही वीरेंद्र सर ने उसे उसके मार्क्स बताए तब से ही उसका मन खुशी के मारे उछलने लगा। कुछ दिनों की मेहनत से ही उसके मार्क्स इतने बढ़ गए हैं। जब वो और मेहनत करेगा तब क्या होगा?
वीरेंद्र सर उसके सामने बैठे गुस्से और हैरानी से उसे देखते ही जा रहे हैं। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि इतना कुछ होने के बाद भी ये लड़का इतना शांत और कॉन्फिडेंट कैसे रह सकता है। उनके इतना बोलने के बाद भी ये सिद्धार्थ अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहा है। आखिर में वीरेंद्र सर ने गहरी सांस ली और कहा, ओके ओके, यू सीम वेरी कॉन्फिडेंट, आई ट्रस्ट यू, आई होपिंग जिस तरह क्लास टेस्ट में तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उसी तरह से बोर्ड एग्जाम में भी तुम इसी तरह से कड़ी मेहनत करोगे। जस्ट ट्राइंग यू लैंड योर मदर फादर ट्रस्ट एंड डू नॉट अपसेट देम। तुम्हारा प्रिंसिपल होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में अच्छा करो। उन्होंने सिद्धार्थ को आगे कुछ भी बोलने नहीं दिया और उसे इशारा करके अपने ऑफिस से जाने के लिए कहा। वीरेंद्र सर को सिद्धार्थ की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ। बहुत देर हो जाने के बाद भी वो यही सोचते रहे कि क्या सिद्धार्थ ने सच में चीटिंग की है या नहीं। वीरेंद्र सर, तभी मैथ के टीचर अपने चश्मे ठीक करते हुए वीरेंद्र सर के ऑफिस में आ गए। आपने कहा कि इस बच्चे को बहुत अच्छे नंबर आए हैं। वीरेंद्र सर ने धीरे से सर हिलाया मगर तुरंत उस बात को झुठलाते हुए कहा, यस बट आई डू नॉट बिलीव हिज मार्क्स। ही थ्रू आउट ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड आई चेक हिज डॉक्यूमेंट्स। He receives very poor numbers. I do not know how he studied in only 2 days and received such great numbers. उनकी बात से सहमत होकर दूसरे टीचर भी अपनी गर्दन हिलाने लगे। आखिर वीरेंद्र सर का शक बेबुनियाद नहीं है। जिन भी बच्चों का प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है उनकी तो ज्योति विद्या पब्लिक स्कूल में एक तरह से पूजा की जाती है, क्योंकि इस स्कूल में ऐसा होना एक चमत्कार से कम नहीं है। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी सिद्धार्थ स्कूल से बाहर निकल गया, मगर आज उसकी चाल उसकी खुशी को अच्छे से बता रही है। वीरेंद्र सर के शक की वजह से सिद्धार्थ को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि इन सारी चीजों ने उसके आत्मविश्वास को और भी बढ़ा दिया और अब उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि उसकी आने वाली जिंदगी काफी बेहतर होगी। फिर स्कूल से बाहर आते ही सिद्धार्थ को गेट पर ही गौतम और चिराग मिल गए और वो तीनों अपनी बाइक पर बैठकर जाने लगे। बीच बीच में वो रुक रुक कर बातें करते रहे और उन कॉलेजेस का जिक्र करते रहे जिनमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं। कुछ महीनों बाद स्कूल की फेयरवेल पार्टी वाले दिन, आज फेयरवेल पार्टी का दिन है और सिद्धार्थ अंदर जाने से पहले कुछ सोच रहा है। वो पार्टी उन सब लोगों ने अपने दोस्त के घर पर रखी है जो खाली है। स्कूल के बच्चों के लिए इतना कुछ करना भी बहुत होता है। तभी अचानक से किसी ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा। सिद्धार्थ ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो वो गौतम है और गौतम ने सिद्धार्थ से कहा, अरे यहाँ कहाँ खड़ा है, चल अंदर चल, आज तो बहुत मजा आने वाला है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, समझा? इतनी मुश्किल से उस टकले वर्मा को मनाया है कि तुझे इस पार्टी में आने दूं और तू है कि यहीं खड़ा है, चल अंदर चल। इतना कहते ही गौतम सिद्धार्थ को स्कूल के अंदर चल रही पार्टी में ले गया। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां पर माहौल काफी खुशनुमा है। वहां डिस्को लाइट्स लगी हुई हैं और बहुत कलरफुल डेकोरेशन की गई है। सभी स्टूडेंट्स ग्रुप्स बनाए खड़े हैं और मस्ती मजाक कर रहे हैं। एक एक करके जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनके आते ही उनके सारे दोस्त खुशी से चिल्ला उठते हैं। इससे वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं उन सब के बीच लाउड म्यूजिक भी बज रहा है जिसकी बीट पर कुछ स्टूडेंट्स थिरक रहे हैं तो कुछ लोग एक साथ खाते पीते बातें कर रहे हैं। अरे यार, ये लोग भी यहाँ पर हैं, चिराग ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। सिद्धार्थ और गौतम ने उस तरफ देखा तो वहां पर रुचि और रॉकी एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले खड़े थे। सिद्धार्थ और रॉकी के बीच काफी कुछ हो चुका है, मगर फिर भी आज इतने सारे लोग होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। तभी रॉकी की नजर भी सिद्धार्थ पर पड़ी और वो सिद्धार्थ को घूर कर देखने लगा, जैसे उसे अगर अभी मौका मिल जाए तो वो सिद्धार्थ को यहीं गाड़ देगा। लेकिन उन दोनों ने अपने चेहरे फेर लिए। वो लोग म्यूजिक एंजॉय करते हुए पार्टी का मजा ले रहे हैं कि तभी चिराग की नजर एक लड़की पर पड़ी
जो उस पार्टी में बस एंटर ही कर रही होती है। जानवी, चिराग के मुंह से हैरानी से निकला। वहीं चिराग की आवाज सुनकर सब उस तरफ देखने लगे। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर जानवी को देखा और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। तभी जानवी की नजरें, जो किसी को तलाश रही थी, सिद्धार्थ पर पड़ी और उसे देखते ही पहले तो जानवी झिझकी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। ये देखकर सिद्धार्थ का चेहरा भी खिल गया। लेकिन जानवी है कौन? तो क्या होगा इस कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर 0, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।